अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान इस वक्त फासले वाज़े तौर पर बढ़ चुके हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खलीज किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं बल्कि एक तवील सियासी अमल का नतीजा है। दरहकीकत तहरीक इंसाफ की जारहाना तर्ज सियासत, मुसलसल एहतजाजी बयानी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफत और इदारों के खिलाफ अवामी मुहिम ने आहिस्ता आहिस्ता इन दूरियों को जन्म दिया है। और तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम है कि उसने गुज़श्ता चंद बरसों में जिस अंदाज में रियासती इदारों को तनकीद और इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया है, इसलिए ना सिर्फ सियासी माहौल को कशीदा कर रखा है बल्कि इदारा जाती सतह पर भी एतमाद का बहरान पैदा किया है। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा धड़ा भी मौजूद है जो इब्तदा से ही मौक़िफ़ रखता है कि सियासत का असल रास्ता बातचीत, मफाहमत और अफ़ाम तफ़हीम से होकर गुजरता है। लेकिन इस वक्त ये धड़ा खासा मायूस दिखाई देता है और वाकिफ़ान हाल के मुताबिक PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान न सिर्फ बराह रास्त बल्कि बिलवास्ता राब्तों के तमाम ज़राए भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ज़राए भी इस सूरत हाल की तस्दीक कर रहे हैं कि वो बैकडोर चैनल्स जो माजी में किसी न किसी सतह पर खुले रहते थे, अब मौसर अंदाज में गैर फ़ाल हो चुके हैं। PTI ज़राए के मुताबिक राब्तों के खात्मे की बुनियादी वजह पार्टी की मुसलसल एहतजाजी सियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना अवामी कैंपेन है। अब दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ज़राए ये भी बताते हैं कि PTI की क़यादत बड़ी हद तक इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि जेल में कैद बानी PTI की हिदायत के बाइस इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता अमली तौर पर बंद है। बानी PTI की सियासी हिकमत अमली इस वक्त भी मज़ामती सियासत के गिर्द घूमती नज़र आती है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म की मुफाहमत को कमज़ोरी तस्वुर किया जाता है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर मौजूद वो लोग जो बातचीत के हामी हैं ख़ुद को बेख्तियार और गैर मौसर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है और तमाम नज़रें 8 फरवरी के एहतजाज पर मरकूज़ हैं। PTI के अंदर यह सवाल शिद्दत से ज़ेर बहस है कि आया 8 फरवरी का एहतजाज वाकई पार्टी और इसकी जेल में कैद क़यादत के लिए कोई मुख्तलिफ या फ़ैसला कुन नताइज मुरतब कर सकेगा, या इसके नताइज भी मुख्तलिफ होंगे। अगर इस एहतजाज में शिद्दत आती है और सियासी फ़ज़ा एक बार फिर शदीद कशीदगी का शिकार होती है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान मौजूद खलीज मज़ीद गहरी हो जाएगी। PTI के अंदरूनी ज़राए खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि किसी मौसर या बामानी एहतजाजी सरगर्मी का दायरा ज़्यादातर KP तक महदूद रहने का इम्कान है। मौजूदा सियासी और इंतज़ामी माहौल में पंजाब में मुतहर्रिक और वसी पैमाने पर एहतजाज के इम्कानात इंतहाई कम दिखाई देते हैं। पंजाब वो सूबा है जहाँ किसी भी सियासी तहरीक को असल क़ुव्वत मिलती है, लेकिन वहाँ इंतज़ामी कंट्रोल, कानूनी रुकावटों और सियासी फ़ज़ा के बाइस PTI के लिए आवाम को सड़कों पर लाना फ़िलहाल एक मुश्किल हदफ बन चुका है। ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही करते हैं कि पार्टी के अंदर मौजूद बहुत से रहनुमा ये समझते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज कोई फ़ैसला कुन नताइज नहीं दे सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये एहतजाज पार्टी के कारकुनान को वक्ती तौर पर मुतहर्रिक कर सकता है, लेकिन रियासती सतह पर किसी बड़ी तब्दीली या दबाव का बाइस बनता फ़िलहाल दिखाई नहीं देता है। अब अगर इन हालात को मजमूई तनाजुर में देखा जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर तहरीक इंसाफ वाकई मुसालियत की जानिब बढ़ना चाहती है और इदारों के साथ कशीदगी को कम करना चाहती है तो सियासी हलकों के नज़दीक इसके लिए सबसे पहले उसे अपने रवैये और बयानिए में बुनियादी तब्दीली लाना होगी। इदारों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी एहतजाजी सियासत की बजाय मुज़ाकरात और सियासी मफाहमत को तरजीह दे। अब पार्टी के अंदर मौजूद वो रहनुमा जो बातचीत को ही तमाम मसाइल का हल करार देते हैं, वो अब भी किसी न किसी तरीके से बैकडोर राब्ते बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब इसी तनाजुर में बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक ज़ेर गर्दिश ख़बरें भी खासी अहमियत इख्तियार कर गई। गुज़श्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि बानी PTI की आँख में इन्फेक्शन हुआ है और उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। इब्तिदा में इस खबर की बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते की रात माहिर डॉक्टर्स की राय के बाद बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ तकरीबन 20 मिनट के मुआयने के बाद उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ये सवाल उठा रहे हैं कि बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया, और ऐसा ही रद्द-ए-अमल सलमान अकरम राजा की जानिब से भी सामने आया। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये जो अफवाहें थी, कयासराइयाँ थी, वो तो ज़ाहिर दम तोड़ गई इस खबर की तस्दीक के साथ ही जो अता तारड़ साहब ने सुनाई कि गुज़श्ता दिनों उनको ले जाया गया पिम्स हॉस्पिटल, आँखों का मुआयना हुआ, इलाज मुआलजे के बाद उनको वापस शिफ्ट किया गया। तो क्या वजह है सर कि इसको छुपाया गया? इंटीमेट कर दिया जाता तो ये बातें ना होती जो आज भी हो रही हैं और मज़ीद शिद्दत के साथ हो रही हैं। शुक्रिया रेहान साहब। बुनियादी बात तो ये है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर हुकूमत बता देती, जेल हुकाम बता देते उनकी फैमिली को या उनके किसी लॉयर्स को या पार्टी किसी रहनुमा को कि उनकी आंख में ये मसला है और इस मसले के लिए उनका इलाज किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन दर हकीकत मसला ये है कि इस वक्त दूरियां, जिसका जिक्र आपने भी बड़ी तफसील से किया, इतनी बढ़ चुकी हैं, अदम एतमाद इतना बढ़ चुका है,
और ये ट्रस्ट डेफिसिट वहां तक पहुंच गया है कि जहाँ छोटा सा अगर मामला हो तो उस पर बहुत ज्यादा एक बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। अब इससे पहले देखिए कि जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कहा गया कि हत्या के ये तक जो है सोशल मीडिया पर कंपेन चला दी गई कि गोया अल्लाह ना करे वो इंतकाल कर चुके हैं और हुकूमत इस मामले को छुपा रही है। तो ये इस किस्म की जब बयानबाजी, इल्जाम तराशी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश सोशल मीडिया पर होती हैं, तो फिर हुकूमत भी कोई ऐसे जो है वो इकदाम उठा लेती है जो बहरहाल नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि अगर सारी सूरत हाल को पेश नजर रखा जाए तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनका फर्स्ट राइट है कि उनका इलाज भी हो। अगर उनको कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ के अजाले के लिए जो है वो उनको डॉक्टर्स फराहम किए जाने चाहिए और उनके मर्जी के डॉक्टर देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें क्या हर्ज है कि अगर इमरान खान साहब कहें कि मेरा जाती मुआलज आके मुझे चेक करना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को इतने दूर तक ले जा चुकी है जहां हुकूमत को भी इस बात की कोई परवाह नहीं होती। देखिए मुलाकातें वो नहीं करवा रहे, उनको कोई परवाह नहीं है। उनकी बहनों की मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं जनाब आप बाहर निकल के सियासी बयानियां बनाते हैं, इदारों को आप टारगेट करते हैं। आप फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब के हवाले से जो फौज के सरबराह हैं उनके खिलाफ आप कंपेन चलाते हैं, लिहाजा आपको आप मिलने की इजाजत ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ अपने सियासी कार्ड्स गलत खेल रही है, जिसकी वजह से उसकी ये मुश्किलात भी हैं और जिसकी वजह से उनको वो चीजें भी नहीं मिल पा रही जो बहरहाल उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखने का एक जाविया है सर, दूसरी तरह जो हुकूमत कर रही है, मतलब जैसे आपने कहा कि ऐसे आइसोलेट किया हुआ है, ना बहनों को मिलने, अहले खाना को मिलने दिया जा रहा है, ना पार्टी क़यादत मिल पा रही है, अब इवन ज़ाती मालिश की एक्सेस नहीं है, वकला का मामला है। तो ये हुकूमत तो कहीं कार्ड्स गलत नहीं खेल रही। मतलब ज़ाहिर है एक हर चीज़ की एक हद होती है, लिमिट होती है, और कहीं ये हद से तजावुज़ कर जाए तो हुकूमत के अपने लिए ख़तरा बन जाए आने वाले दिनों में। आपने देखा ही है इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो रूमर्स बनी, और फिर बातें तो बहुत होती हैं और फिर आपको पता है कि वो बयानियां तो बना लेते हैं और उसको इंटरनेशनलाइज करने में भी माहिर हैं। देखिए मैं समझता हूँ हुकूमत को इसका फायदा पहुंचता है, जितने बयानियां बनाए गए वो बिलाखिर गलत साबित हो जाते हैं। अगर आप एक मुसलसल गलत बयानियां अपनाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत की स्ट्रेटजी मुझे तो एक लिहाज से जो है वो अपने लिहाज से वो ठीक समझते नजर आते हैं कि जनाब ठीक है, ये जितना झूठ बोलेंगे, ये जितना हमारे खिलाफ एक मुहाजराई करेंगे, हमें फायदा होगा। फिर दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की है इस वफाक में। वफाकी हुकूमत क्यों चाहेगी कि मामलात ऐसे सेटल हों कि जिसमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कोई जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें होना शुरू हो जाएं। वो तो चाहेंगे कि एक शख्स अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो मारता रहे, और वो उसको मजीद जो है वो ऐसा मौके फराहम करते रहेंगे कि एक जमात जो है अगर टकराव की पॉलिसी पे चलना चाहती है वो चलती रहे। अब देखें, एक अगर आप थोड़ा सा माजी में जाके देखें, जितने भी ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स जो तहरीक इंसाफ के समझे जाते थे, उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अगर वो कैंपेन्स ना चलाते तो जो एस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर भी कहीं ना कोई हमदर्दी पाई जाती थी कि ठीक है जी इस किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी ये मौका मिल गया कि भाई सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ टारगेट अगर उनको किया जा रहा है, फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क के दिफा पे अगर आप आवाजें उठा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप मुल्क की सलामती के साथ ही मुखलिस नहीं है। तो वो जो कहीं हमदर्दी की आवाज होती है फिर वो भी दब जाती है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को सियासी फैसले अगर कर लेती तो आज यहाँ ना खड़ी होती जहाँ आज से तहरीक इंसाफ खड़ी है। सर, अडयाला जेल से मुंतकिली का कोई प्लान तो ज़ेरे गौर नहीं है बानी पीटीआई की? मेरा नहीं ख्याल अडयाला जेल से मुंतकिल हुकूमत का करने को कोई प्लान होगा। देखिए, अगर आप अता तारड़ साहब की बात यकीनी बात है, हमें उस बात को अब तस्लीम करना चाहिए। पहले महज क्या सराहियां हो सकती थी या इन्फॉर्मेशन हो सकती थी कि जेल के अंदर इलाज हुआ या जेल के बाहर इलाज हुआ, लेकिन अता तारड़ साहब ने कह दिया कि जेल से बाहर उन्हें ले जाया गया, फिर वापस भी ले जाया गया। गोया हुकूमत को कोई इसमें मसला ही नहीं है कि वो अडयाला जेल में रहे, उनको बाहर ले आए, उनको फिर वापस ले जाएं। हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा एहतजाजी तहरीक का दबाव इस वक्त मुझे नजर नहीं आता। यही वजह है कि हुकूमत एक कंफर्ट लेवल में जा चुकी है। वो कहते जी हम मुलाकातें नहीं करवाते तो नहीं करवा रहे। अब देखें ना, अगर उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं, आप जेल के बाहर बार बार लोगों को बुलाने की कॉल दे रहे हैं, कोई बंदा आपके बाहर आपके एहतजाज में शिरकत नहीं कर रहा, पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, किसी को कमेटी से निकाला जा रहा है, किसी को शामिल किया जा रहा है, सवालात पार्टी के अंदर से उठाए जा रहे हैं। मिसाल यूसुफ यही कहती हैं जनाब के शेख वकास अकरम साहब से कि जो फैसले थे कमेटी के वो उस प्रेस्टीज में उसका जिक्र ही कहीं नहीं है। तो जब भी बात की जाए पीटीआई के अपने लोगों से, वो तो कहते हैं, वो पूरी लिस्ट थमा देते हैं कि ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारे ही रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। तो हुकूमत इसका फायदा उठा रही है।
लेकिन असलम मलिक साहब देखिए ना, ये तो फिर पॉलिटिकल गेम ही है ना। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत को ये लेजिटिमेसी तो नहीं दे सकती ना कि वो बानी पीटीआई जो साबिक वजीर आज़म है उनको फंडामेंटल राइट से भी महरूम कर दें। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो लेजिटिमेसी है, आप देखें 2018 के इंतखाबात हुए, सारी सियासी जमातें कहती रही कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं। उस वक्त तक इमरान खान साहब रुखसत नहीं हुए जब तक कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद लड़ाई का आगाज नहीं कर दिया। लेजिटिमेसी हुकूमत को हमारे यहाँ जो यही होती है कि वो इक़्तिदार के अंदर बैठे होते हैं, और इक़्तिदार से निकलने के लिए एक ही रास्ता माजी में हमने देखा कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं से हाथ उठा लिया, फिर कोई एहतजाजी तहरीक भी चलती है, फिर सियासी जमातें मैदान में भी आ जाती हैं और हुकूमत को रुखसत होना पड़ता है। बाकी मामलात हमारे यहाँ शायद उस तरीके से सियासत के अंदर उस आइन और कानून के तहत देखे भी नहीं जाते। अब लोग जब इमरान खान साहब के हकूक की बात करते हैं, लोग माजी में ले जाते हैं। यही नवाज शरीफ साहब के साथ होता रहा। हुसैन नवाज की सर झुकाई तस्वीर जारी की गई, अदालतों के अंदर जो है वो इदारों के लोग भेजे गए। इमरान खान साहब ने अदलिया के साथ मिलके और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके मियां नवाज शरीफ को नाहल करवाया। ये सारी बातें ये सलमान अकरम राजा साहब जो आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, यही बताया करते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठा केस है और इस झूठे केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को निकालना मकसूद है और इमरान खान साहब उस गेम का हिस्सा थे। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिससे सियासी जमातें अगर निकलना चाहें तो वो ही निकल सकती हैं और कोई उनको निकाल नहीं सकता। लेकिन वो कभी नहीं निकलेंगी, इसलिए कि जब आपका जाती इंटरेस्ट इतना हैवी हो जाए, फिर आप ना आइन देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना पॉलिटिकल रवायात देखते हैं। आप देखिए ना इस वक्त लड़ाई किस हद तक चली गई है। हत्ता कि पार्टी के अंदर सूरत हाल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आते हैं, पार्टी के सदर परवेज इलाही साहब से नहीं मिलते हैं। कराची जाते हैं, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से कोई मुलाकात नहीं है। ये आरिफ अलवी साहब, ये परवेज इलाही साहब, ये बाकी लोग असद कैसर साहब या जो दीगर लोग थे, आजम स्वाति साहब, बाबर रवान साहब, ये कभी मुज़ाकरात की बात कर लिया करते थे। अब उनका कहीं किसी जगह पे कोई नामो निशान ही नहीं। ठीक, लास्टली सर, अब 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है, आपको लगता है कि एक टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मैं समझता हूँ 8 फरवरी का एहतजाज तहरीक इंसाफ के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। एक बयानिया वो सोशल मीडिया पे बनाएंगे, वो कहेंगे हड़ताल होगी, इतवार का रोज होगा, ना वो जो है वो लॉकडाउन कर पाएंगे, ना पहिया जाम कर पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं उनका कोई पुरअसर एहतजाज नहीं होगा और फिर तहरीक इंसाफ सोचेगी कि हमने एक और गलत फैसला कर लिया। वही फैसला जो 26 नवंबर को किया गया था, जब अली मीन गंडापुर साहब आज तक इस बात पर कायम है कि अगर हम डी चौक जाने की जिद ना करते तो हमारे हुकूमत के साथ मामला भी, बातचीत भी कहीं ना कहीं हो रही थी और इतनी सख्तियां हमारे ऊपर ना आती। लेकिन मैं समझता हूँ 8 फरवरी को भी आप देखेंगे एक नॉर्मल दिन की तरह जो है वो सोशल मीडिया पे आपको एहतजाज नजर आएगा, ग्राउंड पे आपको एहतजाज की ना तैयारियां नजर आती हैं, ना पीटीआई के कारकुन कहीं एक्टिव नजर आते हैं, ना कि तंजीम जो है उनकी कहीं एक्टिव दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यूसुफजई साहब, मुख्तलिफ कयास राइयाँ हो रही थी, अफवाहें थी और पर्टिकुलरली बानी पीटीआई की सेहत को लेके एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनता हुआ नजर आ रहा था। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बताया तिबी मुआयने से मुताल्लिक़ आंखों के, और फिर उनको वापस ले जाया गया। तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? हमारे लिए तो तशवीश की बात है ना कि पहले हुकूमत छुपाती रही 2 दिन तक, और जब एक न्यूज़पेपर के अंदर और फिर एक सहाफ़ी ने उसको ब्रेक की खबर, तो उसके 2 दिन के बाद फिर वो वज़ीर इत्तलात साहब कह रहे हैं कि जी हाँ लाया गया था, और अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या उनको क्या मुश्किल है उनके लिए। तो ज़ाहिर है उनके साथ जो लोग वाबस्ता हैं, जो इस वक्त करोड़ों लोग इमरान खान को चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, सबको तशवीश है, फैमिली को तशवीश है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत में या तो कुछ छुपा रही है या दाल में कुछ काला है। ये जो पाबंदियां लगी हैं मुलाकात पे, इस पे बहुत बड़ी अभी तशवीश पे हो रही है। सियासी तौर पे तो चलो ठीक था, कोई इशू नहीं था, लेकिन अब जब उनके सेहत का मामला आया है तो इस पे मेरे ख्याल से कि हालात खराब हो जाएंगे। जो मैं देख रहा हूँ लोगों के जज्बात हैं, तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हर कैदी का एक हक होता है, वो तो सियासी कैदी हैं, लेकिन अगर उनको कोई मसला था, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत को भी इस बात को
क्लियर रखना चाहिए था, छुपाना नहीं चाहिए था। अब हाँ मजीद बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली इसको कैपिटलाइज करना चाह रही है, इस इंसिडेंट को, पर्टिकुलरली 8 फरवरी से पहले पहले एहतजाज को जरा मौसर बनाने के लिए या दबाव बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो अगर है भी तो ये मौका तो हुकूमत खुद दे रही है ना, इतना फुलटास दे रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें इस चीज से कोई गरज नहीं है, तहरीक चले न चले, कामयाब हो ना हो, लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से तो सबको तशवीश है। क्यों, मतलब ये कि इतने बड़ा वाकया छुपाया गया, फिर क्या वजह क्या है? कोई वजह तो हो सकती है ना। वजीर ऐसा इत्तलात तो नहीं बता है रहे हैं कि जी, आंखों का मसला था जी, वो तो अगर तिबी मुआयना हुआ है, 20 मिनट्स तक जारी रहा और उसके बाद फिर उनको देखिए, हिफाजत आप मेडिकल टेस्ट भी हुए जो जेल बिल्कुल क्लियर थे। मैनुअल, ये दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड सर। देखिए देखिए, ये तो झूठे लोग हैं, इन पे हम क्या एतबार करें? अभी तक तो ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, तो ये तो झूठ झूठ बोलते हैं ना। अब झूठ बोलने वालों पे मैं क्या कह सकता हूँ अब? देखिए, इमरान खान आम कैदी तो नहीं है ना। वैसे भी अगर किसी कैदी को लाया जाता है अस्पताल में तो उनकी फैमिली को इत्तला दी जाती है बाकायदा, उनके दोस्तों को इत्तला दी, वो आते हैं बाकायदा, उनके साथ हॉस्पिटल में रहते हैं। जो कुछ भी होता है, क्या अगर कोई आंखों का कोई ऑपरेशन हो या कोई सर्जरी करनी पड़े या क्या, तो कंसेंट कौन देगा? किसको पता होगा? क्या अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो ये जो चीजें इनको मामूली ना ले हुकूमत। देखिए, नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया गया था? उस वक्त हम सारे मिनिस्टर थे, और इमरान खान बार बार, जब यही यास्मीन राशिदा साहिबा थी, अल्लाह इनको सेहत दे, वो बार बार आती थी, खान साहब से कहती थी कि जी वो बीमार हैं और उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, और हम क्यों अपने सर ये ले रहे हैं? ठीक है, बस हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है, लेकिन ये कि हम अगर ये बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल इनको जाने दें। तो खान साहब ने उसमें रुकावट नहीं बने। जी, और जाहिर है उस आज वक्त की ये जो है ना, ऑपोजिशन के कुछ आपको मुतालबात थे, जब कंसर्न थे वो सेहत को लेके, तो कुछ मुतालबात भी थे। अब पीटीआई के मुतालबात क्या है? क्या कोई मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा करेंगे आप? क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनकी फैमिली को इजाजत दी जाए, उनके वकला को इजाजत दी जाए, वो मिले उनसे, और अगर कोई बात नहीं है तो वो आके उनको बता देंगे, और अगर कोई मसला है तो फैसला वो करेंगे, हम नहीं कर सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि हम पहले मुतालबात रख दें। हमें सबसे अहम बात यह है कि उनकी फैमिली को फौरी इजाजत दे। ये क्या तरीका है कि आज वजीर आला समेत तमाम लोग वहां बैठे रहे और मिलने की इजाजत नहीं दी गई? ये तो बिल्कुल फस्तायत की हदें क्रॉस हो रही है ना। इससे क्या मुल्क चल सकता है या ये चला सके? आज फिर मैं देख रहा था तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोबारा उसके इंडेक्स नीचे आ गए। क्यों नीचे आ गए? क्योंकि गैर सियासी, जो सियासी, एक इमरान खान की हालत को देख लें आप। ये है आपकी गैर संजीदा रवैये हुकूमत के, कि उनको परवाह ही नहीं है इस चीज की कि हो क्या रहा है, अपने इकतदार बचाने के लिए। नहीं, लेकिन शौकत यूसुफ साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंसर्न क्वार्टर्स के साथ दूरी इस कदर बढ़ा दी है कि बिलवास्ता या बिला वास्ता बातचीत के तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुला रहता तो कोई ना कोई मौका, अपॉर्चुनिटी होती कि बराह रास्त को बातचीत हो जाती? देखिए, मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने इस तरह किया है, क्योंकि हमारे साथ तो जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो तो शुरू से हो रही है। काफी अरसा हो गया उसका, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितनों को मारा पीटा, कितनों को सजाएं हो गई, मैंडेट छीना। एक वाकया तो नहीं है ना। लेकिन अब मसला ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या वो तहरीक इंसाफ इमरान खान को साइडलाइन करके क्या इस मुल्क के मामलात को सुधार सकी है? नहीं सुधर सकी है। आज हमारी मईशत जो है वो आप देखें किस जगह पे चल रही है। हमारा जो गैस है वो इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी से भी ज्यादा महंगा हो रहा है। अभी रिसेंटली 3500 रुपए पर MMBTU उसका जो अपना वो है वो महंगा हो गया है। तो ये चीजें जो महंगी हो रही है ना, बिजली, ये गैस, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि आपकी 150 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मीटिंग कर रहा है कि जी मैं अपने एक्सपोर्टर्स को बुला के कि जी बरामदात में इजाफा करना है, उसके बारे में आज ये सोच रहा है। नहीं, लेकिन यूसुफ भाई साहब, इसको लेके तो हुकूमत बहुत कंसर्न नजर नहीं आती ना कि पीटीआई से कोई बातचीत या कोई मामलात हो। अब आपका कंसर्न इस वक्त बानी पीटीआई की सेहत है, तो ये सेहत वाला जो मामला है बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कंसर्न है, आप भी, उनकी फैमिली भी,
तो क्या 8 फरवरी का जो एहतजाज है ये कोई रास्ता क्रिएट करेगा, या आपको लगता नहीं ये बातचीत हो जानी चाहिए, मुज़ाकरात हो जानी, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें तो कम से कम ये जो तशवीश है और तशवीशनाक सूरत हाल है कम से कम इससे तो लबरदाज़मा हुआ जाए? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है ना, तो मुज़ाकरात तो तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी चकज़ई साहब के हवाले कर दिए। अगर ये हुकूमत रास्ता निकालना चाहती तो निकल सकता है, लेकिन चूंकि ये इनके पास इख्तियार नहीं है और ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के चक्कर में होते हैं। और दूसरा ये कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुज़ाकरात करें, अब ये अंदाज़ा आप करें ना, और दूसरी तरफ जो है ना उनके जो वज़रा हैं वो इल्ज़ाम तराशियों पे आ जाते हैं एन वक्त में, सिमल्टेनियसली ये चीज चल रही है। तो इसका मकसद क्या हो गया? ये सिर्फ दिखावे के लिए मुज़ाकरात की दावत होती है, और मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है। पहले आप गिरफ्तारियां करते हैं, जाली मुकदमात बनाते हैं, सजाएं सुनाते हैं, फिर कहते हैं आओ बैठो चाय पियो और मुज़ाकरात करो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत इस हवाले से संजीदा है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मुसलसल नुकसान हो रहा है। यूसुफजई साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मैनहोल एक बार फिर इंसानी जिंदगियां निकल गया है। लाहौर जैसे बड़े और बाज़ाहिर तरक्याफ्ता शहर में जहां तकरीबन रोज़ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, वहीं एक खुला सीवरेज नाला एक माँ और उसकी मासूम बेटी की ज़िंदगियों को निगल गया है। ये महज एक हादसा नहीं, ये हमारे इज्तिमाई निज़ाम पर एक गहरा सवालिया निशान है, जहाँ गफलत मामूल बन चुकी है और इंसानी जानों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। सवाल ये नहीं है कि एक माँ और बच्ची कैसे नाले में गिरी, असल और तल्ख सवाल ये है कि ऐसे कातिल गढ़े हमारे शहरों में आखिर मौजूद क्यों हैं, और अगर मौजूद हैं तो फिर उन मासूम जानों का मुहाफ़िज़ कौन है। अब जैसा कि लाहौर के इलाके भाटी गेट के करीब तरक्याती कामों की वजह से खोदे गए सीवरेज नाले में एक खातून अपनी बच्ची समेत गिर गई। 24 साला सादिया की लाश तो गुज़श्ता रोज़ आउटफॉल रोड पर सीवरेज लाइन से मिल गई थी, जबकि उसकी कमसिन बच्ची की लाश 17 घंटों बाद सगिया के इलाके से बरामद हुई। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने तवील सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश निकाली। 17 घंटे तक जारी रहने वाला ये ऑपरेशन सिर्फ एक जिस्म की तलाश नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की आखिरी किरण थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ मध्यम होती चली गई। माँ की लाश मिलने के बाद शायद किसी को यकीन नहीं था कि बच्ची जिंदा होगी, लेकिन फिर भी दिल किसी मुआवजे का मुंतज़िर रहा, लेकिन अंजाम वही हुआ जो ऐसे निज़ाम में अक्सर होता है। लाश मिली और सवालात बाकी रह गए। इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इंतज़ामिया की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आए, किसी ने इसे हादसा करार दिया, किसी ने ख़ानदानी झगड़े की तरफ इशारा किया। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के वालिद ने पुलिस को मुतवफ़ी और उसके शौहर के मामूली झगड़ों से मुताल्लिक़ बयान दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये रिपोर्ट दरअसल इस निज़ाम की अक्कास है, जहाँ किसी बड़े सानहे के फौरी बाद असल मसले की बजाय ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश शुरू हो जाती है। कभी वाक़े को ज़ाती मसला बना दिया जाता है, कभी मुतासरा ख़ानदान के बयानात को बुनियाद बनाकर इदारे ख़ुद को बरी ज़िम्मा साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी यही हुआ। अब ये सवाल उठता है कि अगर वाकई ये हादसा था तो क्या तरक्याती काम करने वाले इदारों ने हिफाजती इंतजाम किए थे? क्या नाले के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ या वार्निंग साइन मौजूद थे? ऐसे दर्जनों सवाल आते हैं और इसी के ऊपर आला सतही इजलास भी हुआ, जिसको चेयर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने किया। और एक इजलास एक ऐसे मौके पर जारी है जब इससे पहले 3 ऑफिसर्स को गिरफ्तार भी किया गया है, जो साइट मैनेजर है, सेफ्टी मैनेजर और एरिया मैनेजर है। इन पर्टिकुलर तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इस वाक़े की तहकीकात जो है वो जारी है। और इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें तमाम तर आला सतही स्टाफ और अफसरान ने बशमूल IG पंजाब और CCP लाहौर ने भी शिरकत की है। अब देखना यह है कि क्या गैर जानिबदाराना तहकीकात होती हैं और इस मामले को एक टेस्ट केस बना के एग्जाम्पल बनाया जाता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहलिक भारतीय वायरस का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही भारत में एक बार फिर एक पुरस्कार और इंतहाई मोहलिक भारतीय वायरस ने सर उठा लिया है, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश की एक नई लहर दौड़ गई है। जनवरी 29 की सुबह थी। भारत की सेहत के महाज पर एक खलबली मची थी जब मगरबी बंगाल में भारतीय वायरस निपा के नए केसेस की तस्दीक हुई। ये वही भारतीय वायरस है जिसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन वायरसेस में शुमार किया जाता है और जिसके दोबारा सामने आने पर आलमी इदारे हाई अलर्ट हो गए।
अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस भारतीय वायरस की शरह अमवात 40% से 75% के दरमियान है, जो इसे कोविड-19 से कई गुना ज़्यादा जानलेवा बनाती है। माहिरीन के मुताबिक ये भारतीय वायरस ना सिर्फ तेज़ी से फैलता है, बल्कि इसका सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि इसका ताहाल ना कोई मखसूस इलाज मौजूद है और ना ही कोई वैक्सीन तैयार हो सकी है। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन इस भारतीय वायरस को दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हयातियाती ख़तरा करार दे रहे हैं। अब मगरबी बंगाल के अस्पतालों से आने वाली इतलात को अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि इस वायरस के कम से कम 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल हैं, जिनमें नर्सेज भी मौजूद हैं और एक नर्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को हाई अलर्ट करंतना में रखा गया है। ये सूरत हाल इस बात की वाज़ेह गवाही दे रही है कि ये भारतीय वायरस अब इंसान से इंसान में तेज़ी से मुंतकिल हो रहा है, जो इस वबा को मज़ीद ख़तरनाक बना देता है। इसी हवाले से दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक तजियाती रिपोर्ट में सूरत हाल को 2019 के अवाखिर की याद दिलाने वाला करार दिया है, जो कोरोना वायरस के इब्तदाई केसेस को मामूली समझकर नज़रअंदाज किया गया था। माहिरीन के मुताबिक उस वक्त की तरह आज भी अगर इस भारतीय वायरस को संजीदगी से ना लिया गया तो नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। दूसरी जानिब बीजिंग ने भारत में इस भारतीय वायरस के फैलाव पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साउथ चाका मॉर्निंग पोस्ट और डेली चाइना के मुताबिक चीनी हुक्काम कमरी नए साल की छुट्टियों से कबल शदीद तशवीश का शिकार हैं और उन्होंने सरहदी निगरानी सख्त कर दी है ताकि इस मोहलिक भारतीय वायरस को चीन में दाखिल होने से रोका जा सके। माहिरीन का कहना है कि अगर बैनुल अक़वामी परवाज़ों और क्रिकेट जैसे बड़े इज्तिमात को ना रोका गया तो ये भारतीय वायरस सेकंड्स में एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकता है, जिसके बायस दिमागी सोजिश जैसे मोहलिक असरात खिलाड़ियों और शायकीन की जानों को बराह रास्त ख़तरे में डाल सकते हैं। नीपा वायरस बुनियादी तौर पर दिमाग पर हमला करता है, जिससे शदीद बुखार, बेहोशी और मौत वाक़ हो सकती है और यही चीज़ इस भारतीय वायरस को आम वायरसेस से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ने पहले ही भारत से आने वाले मुसाफिरों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए सख्त स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जबकि ताइवान ने इस भारतीय वायरस को कैटेगरी 5 का शदीद तरीन ख़तरा करार दिया है, जो आमतौर पर जंगी हालात या इंतहाई मोहलिक वबाओं के दौरान नाफिज किया जाता है। जबकि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में सेहत का निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव में है और मकामी ज़राए केसेस की असल तादाद छुपा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असल केसेस सरकारी आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे ये खदशा मज़ीद मजबूत होता जा रहा है कि भारतीय वायरस खामोशी से एक नई आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आलमी इदारे सेहत ने इस भारतीय वायरस को अपनी इंतहाई अहम और हाई रिस्क लिस्ट में शामिल कर रखा है, यानी ये वायरस दुनिया की अगली सबसे बड़ी वबा बनने की पूरी सलाहियत रखता है। अब ऐसे में भारत में T20 इंटरनेशनल का इनेकाद भी ख़तरे में पड़ गया है कि वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो जहाँ पर बैनुल अक़वामी टीमें शिरकत करें, तो यकीनन ये एक लाइफ रिस्क भी हो सकता है। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।